लेकिन 2 दिन पहले जिस तरह का सलूक यहां की पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ किया है, मैं डंके की चोट पे ये कहना चाहता हूं कि हम स्वाभिमानी लोग हैं, ना हम किसी पर अन्याय करते हैं और ना कभी हम अन्याय सहते हैं। समय आने दीजिए, अन्याय करने वालों से सूद समेत हिसाब किया जाएगा, मेरी बात को अभी याद रखें। लेकिन जिस तरह से एक अधिकारी ने अपने जातीय अहंकार को दिखाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को लातों से पिटवाने का काम किया, मैं उस सम्मानित अधिकारी को भी कहना चाहता हूं, जिस सत्ता के घमंड में या जिस जातीय घमंड में यह किया गया है, सत्ता बदलेगी, आप भी यहीं रहोगे, हम भी यहीं रहेंगे, याद रखना। बहुत विश्वास से कहता हूं, आगरा का कर्ज लेके कहता हूं, आगरा के भाइयों से वचन दे के कहता हूं कि वो दिन भी आएगा कि जब बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बनेगा और देश की 1902 में आरक्षण की व्यवस्था की कमजोर वर्गों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो नारियों के मुक्तिदाता थे, गरीबों के भाग्य विधाता थे, जिन्होंने संविधान लिखकर आपको, मुझे और मुझ जैसे करोड़ों लोगों को, इस देश की तमाम जातियों की महिलाओं को मुख्य धारा में आने का, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने का अगर अधिकार किसने दिलाया, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को हम लोग नमन करते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जननायक कपूरी ठाकुर को, चौधरी महाराज सिंह भारती को, महामना रामसु वर्मा को, संत राम बीए प्रजापति जी को, ब्रह्मानंद लोधी जी को, मां फातिमा शेख को, मां अवंतिका बाई लोधी को, मां झलकारी बाई को, तमाम वो वीरांगनाएं जिनका योगदान रहा है, मां अहिल्याबाई होलकर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को भी मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। प्यारे साथियों, आगरा से मेरा लगाव बहुत गहरा, आगरा से मेरा प्यार भी बहुत गहरा। क्योंकि ये वो धरती है जहां बाबा साहब अंबेडकर के आंसू गिरे हैं। इस धरती पर कर्ज है और हम उनकी असली औलादे हैं, हम कर्ज उतारना जानते हैं। मैं आगरा के साथियों का, जिन्होंने समय समय पे इतिहास लिख के आगरा की शक्ति को बताने का काम किया है, उन तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जितने संगठन के लोग आज यहां अपना प्यार आशीर्वाद देने के लिए आए हो, चाहे वो हमारा भीम नगरी का कार्यक्रम हो, चाहे हमारी महिला मोर्चे की जो यहां संगठन चलते हैं महिला विकास के लिए, चाहे उनके हमारे नेता कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे व्यापार मंडल के साथी हो, चाहे हमारे लीगल सेल के साथी हो, चाहे हमारे अनुशासन समिति के साथी हो या हमारे भाईचारा कमेटी के साथी हो, मैं इस मंडल के सभी मंडल के, जिले के, विधानसभा के और गांव में अंतिम वो व्यक्ति जो बाबा साहब अंबेडकर का झंडा पकड़ के घूम रहा है, उन साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस आंदोलन को चलाने के लिए। प्यारे साथियों, आगरा, और जब मैंने कहा कि आगरा से मेरा प्यार है तो उसका कारण भी बहुत बड़ा है। आगरा में बाबा साहब अंबेडकर ने एक बुद्ध विहार जो चक्की पाट में बना था, वो अपने हाथ से जो है उसका उद्घाटन करने का काम किया था। वो हमारी धरोहर भी यही है और यही बाबा साहब की अस्थियां भी रखी गई हैं। ये आगरा ऐसे क्रांति धरा नहीं बना, कई बार खूनी संघर्ष में भी आगरा ने अपनी शक्ति का एहसास कराने का काम किया है। ये आगरा, इसको देश जानता है।
मैं अपनी पार्टी के जो सम्मानित राष्ट्रीय कोर कमेटी के नेतागण भाई अमित कसाना जी, भाई सतपाल चौधरी जी जो मेरे साथ चल के आए, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश कमेटी के तमाम नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं और मैं अपने भीम आर्मी के बहादुर भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब उनको अगर वो मेरी बात पे मजबूती से पहरा दे दें तो मैं उनको ये भी बता देना चाहता हूं कि फिर उनके खिलाफ कोई अन्याय या गरीबों के खिलाफ कोई अन्याय यहां नहीं हो पाएगा। सम्मानित साथियों, मैं चाहता था कि इस बात को मैं सबसे बाद में रखूं, लेकिन 2 दिन पहले जिस तरह का सलूक यहां की पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ किया है, मैं डंके की चोट पे ये कहना चाहता हूं कि हम स्वाभिमानी लोग हैं, ना हम किसी पे अन्याय करते हैं और ना कभी हम अन्याय सहते हैं। समय आने दीजिए, अन्याय करने वालों से सूद समेत हिसाब किया जाएगा। मेरी बात को अभी याद रखें। अगर किसी ने कोई अपराध किया है उसकी सजा उसको कोर्ट देगा। आप अपराधी को गिरफ्तार करें, जांच करें, कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। हम संवैधानिक लोग हैं, लेकिन जिस तरह से एक अधिकारी ने अपने जातीय अहंकार को दिखाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को लातों से पिटवाने का काम किया, मैं उस सम्मानित अधिकारी को भी कहना चाहता हूं, जिस सत्ता के घमंड में या जिस जातीय घमंड में यह किया गया है, सत्ता बदलेगी, आप भी यही रहोगे, हम भी यही रहेंगे, याद रखना। हम भी यही रहेंगे इस उत्तर प्रदेश में। हम उत्तर प्रदेश छोड़ के जाने वाले नहीं हैं और सम्मानित अधिकारी महोदय आपको भी नहीं जाने देंगे। मेरी बात को याद रखना। अगर आपके चहितों ने डेपुटेशन पे कहीं भेज दिया तो वहीं से खींच के यहां आगरा लेके आएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। मुझसे बड़ा पुलिस का समर्थक आपको कोई नहीं मिलेगा। आजादी के 75 साल में अगर पार्लियामेंट में पुलिस के भाइयों को भी न्याय मिले, 8 घंटे की ड्यूटी उनको अन्य कर्मचारियों की तरह करने का मौका मिले, सप्ताह में उन्हें 1 दिन छुट्टी मिले, उनकी बॉर्डर स्कीम खत्म की जाए, उनकी वेतन विसंगतियां दूर की जाए, ये मामला भी अगर पार्लियामेंट में किसी ने उठाने का काम किया तो आपके चंद्रशेखर आजाद ने किया। आप अच्छा करोगे तो सर माथे रखेंगे, आपका सम्मान करेंगे, और अगर आप अन्याय करोगे तो अन्याय करने वाले अपराधी के साथ जिस तरह का सलूक होता है उसी तरह का सलूक आपके साथ होगा। इस बात को आप याद रखना। सम्मानित साथी, प्यारे भाइयों, ये प्रबुद्ध सम्मेलन है जहां दूसरी पार्टियां एक जाति को प्रबुद्ध बता के प्रबुद्ध सम्मेलन करने का काम करती है, और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में जो समता समानता की बात कही गई है उस समता समानता को नीचे दिखाने का काम करती है। ये बताने का काम करती है कि इस देश में एक ही जाति एक ही धर्म प्रबुद्ध है और बाकी लोग प्रबुद्ध नहीं है। मैं आज ऐलान के साथ कहना चाहता हूं कि हमें अवसर मिला, इस 75 साल में हमने भारत की कोई पोस्ट नहीं छोड़ी जिस तक हमने पहुंचने का काम ना किया हो, और ये हम सिर्फ आरक्षण के दम पे नहीं पहुंचे, अपनी मेहनत के दम पे भी पहुंचे हैं। ये भी किससे छिपा हुआ नहीं है। हाँ, एक बात तो जरूर है, एक पोस्ट बाकी है जो बाबा साहब अंबेडकर का भी सपना था, जो मान्यवर रहबरे मान्यवर काशीराम साहब का भी सपना था। इस देश में भी कमजोर वर्गों का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। मैं आपको बहुत विश्वास से कहता हूं, आगरा का कर्ज लेके कहता हूं, आगरा के भाइयों से वचन दे के कहता हूं कि वो दिन भी आएगा कि जब बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बनेगा और देश की भी बनेगा। और ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि देश में लोकशाही है। लोकशाही लोकतंत्र का मतलब होता है जिनका वोट होगा उनका राज होगा, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। यही लोकशाही का पैमाना है, और वो
नारा यह है कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नारा यह है कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आप और कहीं मत जाओ, हम आगरा पे बात आज करेंगे, आगरा मंडल पे बात करेंगे, आगरा जिले पे आप आज बात करेंगे। यहां हमारे पास व्यापारी भी है, यहां हमारे पास शिक्षक भी है, यहां हमारे पास डॉक्टर भी है, यहां हमारे पास इंजीनियर भी है, यहां हमारे पास वकील भी है, यहां हमारे पास जज भी है। सब कुछ होते हुए भी बाबा साहब ने तो ये कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील तैयार हो जाएंगे, उस समाज के अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन आज आप देखो किस तरह आपके अधिकारों को लूटा जा रहा है। छीना नहीं जा रहा है, लूटा जा रहा है, डकैती पड़ रही है आपकी नौकरियों पे, आपके रोजगारों पे, आपके बिजनेस पे, आपके साथ जुल्म जाति अन्याय हो रहा है। आज एक बहुत बड़े सज्जन उम्र में मेरे पास आए, मेरी तस्वीर लेके आए, मेरे सर पे हाथ रखा और एक बहुत बड़ी बात मुझसे कही और ये कहा कि मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। मैं आगरा इसलिए भी आया हूं कि मैं आगरा के लोगों को पूछना चाहता हूं, मैंने क्या गलत किया है आगरा के लोगों? मैंने वही काम किया जो मान्यवर साहब काशीराम ने किया, मैंने उनके अलावा कोई गलत काम नहीं किया। बाबा साहब अंबेडकर ने जब वोट का अधिकार दिलाया तो ये नारा दिया कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। और उन्होंने दल बनाया, उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। जब उससे भी समाज शासक नहीं बना तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। जब उससे भी समाज शासक नहीं बना तो उन्होंने आरपीआई बनाई। जब आरपीआई बन गई उससे पहले ही बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों को छोड़कर चले गए। आरपीआई बन गई, मान्यवर काशीराम साहब आरपीआई के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो क्लास 1 के अधिकारी थे, डीआरडीओ में इंजीनियर साइंटिस्ट थे, नौकरी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, शादी नहीं कराई, सारी संपत्ति को त्याग दिया और भूखे प्यासे समाज को समझाने निकल गए। जब वो समाज को समझा रहे थे तो समाज कांग्रेस को वोट देता था, अन्य पार्टियों को वोट देता था। जब काशीराम समझाने जाते थे मान्यवर तो हमारे लोग ये कहते थे कि काशीराम आगे है और हमें शासक बनाने की, हुक्मरान बनाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने अपनी तो नौकरी छोड़ दी है और हमारे बच्चों के नौकरी के रास्ते भी बंद करना चाहते थे। साहब ने घर घर जाके समझाया, अपमान भी सहा, तिरस्कार भी सहा, आरोप भी सहे। यही दूसरी पार्टियों के लोग उनको सीआईए का एजेंट कहते थे। तमाम परेशानियां उठाने के बाद उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा और जब आरपीआई ने मौका नहीं दिया तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपना संगठन बनाया, समाज की जड़ें पैदा की, घर घर जाके लोगों को जगाया, गिरे पड़े समाज में नेता बनाने का काम किया। और आज उनकी बदौलत, उनसे सीख लेके मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग तैयार होके पिछले आंदोलन में आहुति देना चाहते थे, उसी आंदोलन को कामयाब करना चाहते थे, उसी आंदोलन को दिल्ली ले जाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए तो समाज की रक्षा के लिए और महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब अंबेडकर के वोट के अधिकार की रक्षा करने के लिए और जुल्म जाति को रोकने के लिए हमने भी संगठन बनाया, समाज की सेवा की, जेलें काटी, लाठियां खाई, दांत तोड़ दिए गए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, तमाम तरह के जुल्म किए, इनसे भी पेट नहीं भरा तो गोली चलाई गई। आप सबके सहयोग आशीर्वाद से और महापुरुषों के आशीर्वाद से गोली से भी बच गया। फिर संघर्ष करता रहा, जान की परवाह नहीं की, साथियों ने मदद की, एक एक पैसा जुटाया, नगीना में चुनाव लड़के आपकी आवाज को बुलंद करने का काम किया, पार्लियामेंट में आपकी आवाज को उठाने का काम किया। जब मान्यवर काशीराम साहब ने बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाने के लिए आरपीआई में मौका ना मिलने के बाद बाबा साहब के रास्ते को, बाबा साहब के सपने को, बाबा साहब के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए जब उन्होंने पार्टी बनाई तो मैंने भी जब पिछले आंदोलन में मौका नहीं दिया, तमाम तरह के आरोप लगाए, आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए, आपके हक अधिकारों के लिए आजाद समाज पार्टी के रूप के नाम पर दल बना के
आपकी शक्ति बनाने का काम किया। और आप ये बताओ, जब व्यापारी भाइयों ने मुझे एक डिमांड भेजी कि भैया टैक्स में छूट होनी चाहिए, तो बताओ आगरा के साथियों, मैंने इस आवाज को उठाने का काम किया है नहीं किया, और आपकी मदद कराने का काम किया नहीं किया। सम्मानित मेरे भाइयों, कह रहा हूं, अभी तो एक आदमी आपका पार्लियामेंट में गया है। अगर आप ताकत बना दोगे आने वाले समय में, तो आगरा के जो जूता व्यापारी हमारे भाई हैं, इनकी एक एक डिमांड को एक ही दिन के अंदर पूरा कराने का काम करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे भाइयों, जब यहां पर बुद्ध विहार को तोड़ने के लिए रेलवे ने नोटिस दे दिया, आप ये बताओ पार्लियामेंट में उसकी आवाज उठा के वो बुद्ध विहार रुकवाने का काम किया नहीं किया? आप लोग मुझे बताओ। और मैंने मंत्री जी से मिलकर कहा कि आप अभी आगरा को जानते नहीं हो, मैं आगरा को जानता हूं। आगरा के लोगों का जब दिमाग खराब होता है तो आगरा से दिल्ली दूर नहीं है। प्यारे साथियों, याद है ना बाबा साहब ने क्या कहा था? 18 मार्च 1956 को इसी आगरा की धरती पर उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। मैं इस समाज को, इस कारवां को जहां तक पहुंचाना चाहता था वहां तक नहीं पहुंचा पाया हूं। और अपने बच्चों से अनुरोध करके कहा कि अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना मेरे बच्चों। आज आप बताओ, कारवां आगे गया है या पीछे हटा? ईमानदारी से बताओ। नहीं, मैं समझता हूं कि आपको गंभीरता सोचना चाहिए कि कारवां आगे इसलिए नहीं गया कि आज भी जाति धर्म के आधार पर जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार जारी है, और आज भी हम लोग रोटी रोटी के लिए मोहताज हैं। आज भी हमारी बहनों का अपमान होता है। अभी आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि मुझे मथुरा आना पड़ा था। क्यों आना पड़ा था मथुरा? पता है नहीं पता है? लेकिन मैं उस परिवार का भी धन्यवाद दूंगा जिसने मेरी बात को मानकर उन दोनों बच्चों को जो है सम्मान का जीवन दिलाने का काम किया। इसके लिए भी मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को धन्यवाद देता हूं, मान्यवर काशीराम साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उनके संघर्ष से, उनके रास्ते पे चल के आज समाज में ये प्यार, विश्वास तो पैदा हो गया है कि जो बात हमारा भाई कह रहा है हमें उसको मानना चाहिए। मैं जानता हूं कि ये जगह छोटी है और लोग ज्यादा हैं, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मैं आपके संघर्ष, आपकी ताकत को भी जानता हूं। अगले 30-40 मिनट इसी तरह से डटे रहिए कि लोगों को ये पता लग जाए कि अब समय बदलने वाला है, अब गरीबों के घरों में भी रोशनी पहुंचेगी, अब समय बदलने वाला है। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने और कुछ भी कहा था जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। 18 मार्च 1956 को उन्होंने कहा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, बीमार रहता हूं, जहां तक लोगों को जगाना चाहता था ग्रामीण क्षेत्रों तक जगा नहीं पाया हूं। मैं अपने चारों तरफ देखता हूं, एक भी ऐसा नौजवान दिखाई नहीं देता जो इस तंबू का बंबू बनके इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। इसलिए मैं समाज से अपील करता हूं कि समाज आगे निकल के आए और इस आंदोलन को चलाए। तो काशीराम साहब क्या कहते हैं कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को नहीं रुकने देते। आज मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, क्या और लोगों की तरह मैं किसी दूसरे दल में जाके एमपी एमएलए नहीं बन सकता था? क्या बताओ ईमानदारी से? बन सकता था, नहीं बन सकता था? लेकिन क्या मैं वहां बाबा साहब अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब के विचारों का प्रचार प्रसार कर सकता था क्या भाई? आज तो हर कोई बाबा साहब की बड़ी सी फोटो लगाता है, लगाता है नहीं लगाता है? क्यों लगाता है पता है आपको? इसलिए लगाता है कि बाबा साहब के चाहने वाले ज्यादा हैं और आज ये बात घर घर तक पहुंच रही है, इसलिए बड़े बड़े फोटो लगाते हैं। लेकिन क्या बाबा साहब के विचारों पे भी चलते हैं क्या? अगर बाबा साहब के विचारों पे चलते तो महापुरुषों के नाम पे बने जिलों का नाम क्यों बदलते? आप अपने मन से सोच के देखो। आगरा के मेरे साथियों जो आपके सम्मान की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन पे
किस तरह शेड्यूल कास्ट के लोगों का गला काटने का काम किया, यह भी किससे छिपा हुआ नहीं है। यह भी बात आपको याद रखनी चाहिए। सम्मानित साथियों, हम तो भाईचारा बनाने निकले हैं और आप मेरी इस बात पे गौर करना, इस बार जब बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आई थी, उस जयंती पे छुट्टी कराने के लिए पार्लियामेंट में संघर्ष करने का काम किसने किया, आप बताओ? किसी और ने किया? अगर अकेला चंद्रशेखर इतनी लड़ाई लड़ सकता है, तो अगर 10-20 चंद्रशेखर पार्लियामेंट में चले गए तो फिर सोचना क्या होगा। मेरी बात को आप याद रखें। आइए मैं बात आगे बढ़ाता हूं। मुस्लिम समाज के बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं। अभी मेरठ में एक दरोगा जी ने एक गरीब की ठेली वाले को किस तरह पीटने का काम किया, वो किससे छिपा हुआ नहीं। और कल अलीगढ़ में क्या हुआ, आपने नहीं देखा क्या? ये किसी के अंदर हिम्मत नहीं है बोलने की, बताओ मैं भी अन्याय पर चुप हो जाऊं क्या, बताओ? तो आप बताओ, अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको कोर्ट सजा देगा, उसको पुलिस सजा दे, उसको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी। क्या भीड़ के हाथ में उसको मारने के लिए छोड़ देना चाहिए? अभी तो आरोप भी तय नहीं हुए, पिछले कितने ऐसे आरोप लगे हैं और बाद में कोर्ट ने उस पूरे आरोप को गलत साबित करके उनको बाइज्जत बरी करने का काम किया है। वो बच्चे अपनी पर्ची दिखा रहे थे। ये जो बड़े बड़े मीट के कारोबारी हैं, आप ये फैक्ट्रियां पता करो कि ये मुसलमानों की है, दलितों की है, पिछड़ों की, आदिवासियों की है या सो कोड अपर कास्ट के लोगों की, ये सारी मीट की फैक्ट्रियां है जहां दर जो है मीट का काम आगे बढ़ रहा है। उन बच्चों को किस तरह मारने का काम किया और ये मारपीट पुलिस की जानकारी में, पुलिस की सुरक्षा में हुई। जब रक्षक ही अपना काम छोड़ देगा तो फिर खाल उतरनी तो लाजमी है। आज बारातें रोकी जा रही है, आज आपके अधिकारों को लूटा जा रहा है। किसान भाइयों को कहा गया कि आपकी आमदनी दोगुना कर देंगे, आपको सब्सिडी देंगे, यूरिया में जो वजन होता था वो कम कर दिया, पैसे बढ़ा दिए, डीएपी में पैसे बढ़ा दिए और तमाम जगह लाइन लगती है। गर्मी में, सर्दी में, बारिश में किसान परेशान होता है और उनसे कहा गया बिजली के दाम कम करेंगे, कोई दाम कम नहीं करे, बिजली का बिल माफ करेंगे, कोई बिजली का बिल माफ नहीं किया और किसान परेशान है और सुसाइड कर रहा है। और किसानों के हितैषी बताने वाली सरकार चैन से पड़ के सो रही है। नौजवानों से वादा किया कि आपको रोजगार देंगे, आपको स्किल डेवलपमेंट करेंगे, आपको तरक्की देंगे, लेकिन आप ये बताओ उत्तर प्रदेश में कोई एक भर्ती ऐसी बताओ जिसमें घोटाला ना हुआ हो। भर्ती बाद में आती है, पहले पेपर लीक हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता है? भर्ती बाद में आती है, पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक जहां नहीं होता वहां नकल होती है और नकल से भी बच जाए तो फिर आरक्षण घोटाले होते हैं, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए हैं कि 20,000 पाल, प्रजापति, कश्यप, बघेल, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, गुर्जर, कुर्मी, यादव, जाट, तमाम पिछड़े वर्ग के बच्चों के नौकरी को लूटने का काम इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। प्यारे भाइयों, बहनें सुरक्षित नहीं है। अखबार पढ़ के देखो, आज इस मंच पे बहुत सारी बहनें बैठी हैं। एक बार जरा सामने से हट जाओ, आज इस मंच पे इतनी सारी बहनें बैठी हैं। एक बार मैं बहनों से कहूंगा जरा हाथ ऊपर एक बार खड़ा कर लें। ईमानदारी से बताओ, क्या आज महिलाएं, बहनें सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? आज बहनें सुरक्षित नहीं है। अखबार पढ़ लो, रोज किसी बेटी का रेप, हत्या होती है, किसी को मार के लटकाया जाता है। आप ये बताओ, ये कैसा सुशासन है जिसमें गरीबों की बच्चा सुरक्षित नहीं है? मैं आज आपसे कह रहा हूं, ऐलान करके कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, एक बार मौका मिलने दो। अगर किसी गरीब की बच्ची की तरफ किसी ने आंख उठा के देख ली, फिर मुझसे सवाल करना कि चंद्रशेखर भाई ये कैसे हो गया। पूरी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं। जैसे पेरियार साहब कहते थे कि मैं तब उस प्रदेश को सुरक्षित मानता हूं जिस प्रदेश में रात के अंधेरे में भी महिलाएं
कुछ मील तक अकेले घूम आए। यहां तो आप घर में सुरक्षित नहीं है, बाजार में सुरक्षित नहीं है, ट्रेनों में सुरक्षित नहीं है, सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षित नहीं है। और तरक्की कहते थे महिलाओं की तरक्की करेंगे, 5 किलो अनाज पे लाके रख दिया कि ये अनाज के चक्कर में रोजी रोटी को भूल जाए, शिक्षा को भूल जाए, रोजगार को भूल जाए, अच्छी अस्पताल व्यवस्था को भूल जाए। कल ही मैंने देखा बलिया में शर्म से सर झुक गया, एक बहन को खुले में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, परसों पीड़ा हुई, खड़े खड़े उसको जो है उसकी डिलीवरी हुई, दूसरी महिला उस बच्चे को खून में लथपथ बच्चे को लेके बैठी है। ये व्यवस्था दी है इस सरकार ने। इस गरीब, किसान, पिछड़ा, दलित, मुसलमान विरोधी सरकार को उखाड़ के फेंकने के संकल्प को लेकर मैं आगरा आपके बीच आया हूं कि अब आपको कमर कस लेनी चाहिए। अब ज्यादा दिन नहीं देने हैं। 2012 से और 2027 तक 15 साल बैठते हैं। 15 साल बैठते हैं। दो 2012 से 27 तक कितने साल बैठते हैं? कितने साल बैठते हैं? राम जी का वनवास भी 14 साल का था। आप तो 12 साल के अनुयायी हो और कितने दिन वनवास रखोगे ये सोच लो। 15 साल हो जाएंगे और 15 साल में जिन वर्गों पे सत्ता नहीं होती, ना उनको नौकरी मिलती है, ना रोजगार मिलता है, ना अधिकार मिलते हैं, ना जुल्म जाति उन पर रुकती है। काशीराम साहब कहा करते थे, जिनकी सत्ता नहीं होती उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, उनकी बहन बेटियों पर जुल्म होता है। जिनकी सत्ता नहीं होती उनकी तरक्की के रास्ते रुक जाते हैं। आज आप महसूस करके देखो कि क्या हो रहा है। तमाम निजीकरण हो रहा है, सारी सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी तो शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड के लोगों को आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। सोची समझी साजिश के थ्रू सब कुछ हो रहा है। आप महसूस करके देखो, सरकारी नौकरी मिलती थी तो परिवार सुरक्षित हो जाता था। आगे सरकारी नौकरी नहीं आएगी, फिर क्या करोगे? मेरे वाल्मीकि समाज के भाई तख्तियां उठा के दिखा रहे हैं। आज मजबूरी में 7,000 पे, 9,000 पे, 11,000 पे, 15,000 पे काम लेते हैं। पहले 500 दिन कच्चा रखते हैं, 500 दिन काम करने के बाद संविदा पे लाते हैं और 5-7 साल बाद संघर्ष करा के अगर वो जिंदा बच जाए उन्हीं को पक्का करते हैं। ये जो अन्याय हो रहा है निजीकरण के नाम पे, संविदा के नाम पे, ठेकेदारी के नाम पे, मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि सारे संविदा कर्मी भाइयों को पक्का करने का काम करेंगे। और आपके लिए इस कच्ची नौकरी को जो सफाई कर्मचारी काम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग करते हैं, बैकवर्ड के लोग करते हैं, इस सफाई कर्मचारी की नौकरी को पक्का करने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैं तो चाहता हूं कि आप भी इस काम को छोड़ के जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड के लोग करते हैं, छोड़ो। आप भी ये उनको दे दो जो बहुत शुद्ध बनते हैं इस देश में। ये काम उनको दे दो कि वो कर लें। आप लोग डॉक्टर बनो, आप लोग इंजीनियर बनो, आप लोग वकील बनो, आप लोग जज बनो, आप लोग IAS IPS बनके, विधायक सांसद बनके देश की पॉलिसी को चलाने का काम करो और देश के गरीबों को न्याय दिलाने का काम करो। मुस्लिम समाज के भाई बैठे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग बैठे हैं। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आपको नहीं पता है कि जब सत्ता नहीं होती क्या होता है? देखो, बिजली के दाम कौन तय करता है? बताओ, कौन करता है? सरकार। पानी के दाम कौन तय करता है? पेट्रोल डीजल के दाम कौन तय करता है? अच्छे स्कूल कहां बनेंगे कौन तय करता है? अच्छे हॉस्पिटल कहां बनेंगे कौन तय करता है? एम्स कहां बनेगा कौन तय करता है? मेडिकल कॉलेज कहां बनेगा कौन तय करता है? यूनिवर्सिटियां कहां बनेगी कौन तय करता है? किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएगी कौन तय करता है? इंडस्ट्रियल एरिया कहां लेगा कौन तय करता है? किसको टैक्स लगाना है, किसको छूट देनी है कौन तय करता है? जब सब कुछ सरकार करती है तो आप ये समझो कि पिछले 15 साल से 27 में
आप लोग सत्ता से बाहर हो तो फिर जुल्म ज्यादती नहीं होगी तो आपके साथ क्या होगा। आज मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, आगरा के मेरे भाइयों, व्यापार मंडल के साथियों, भीम नगरी के साथियों, तमाम संगठनों के साथियों, पूरा मुस्लिम समाज आपकी तरफ देख रहा है कि अगर ये तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। ये घटना आगरा की है। चंद्रशेखर आज़ाद भाई के कार्यकर्ताओं को कुछ अधिकारियों ने मारा पीटा, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद भाई इस बात पे क्या कह रहे हैं आप लोग सुनिए। इसीलिए दोस्तों आप लोग सभी लोग मिलजुल के रहिए और क्या नाम आपस में लड़ाई झगड़ा बंद करो और सभी लोग साथ साथ चलें, साथ साथ रहो। मेरा तो यही मानना है दोस्तों। और चंद्रशेखर भाई का सभी लोग सपोर्ट करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। और मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग पढ़े लिखें, संविधान के आधार पे चलिए। जो संविधान बाबा साहब ने हमारे लिखा है 2 साल 11 महीने 18 दिन में, ये कोई मामूली इंसान ने नहीं लिखा है। संविधान तो वही इंसान लिख पाएगा जो बहुत बड़ा ज्ञानी बाबा साहब हमारे जो कि 32 डिग्री उनके पास थी, लेकिन उन्होंने संविधान लिख के तैयार कर दिया। आज पूरा देश उस पर चल रहा है संविधान के आधार पर। इसीलिए दोस्तों सभी लोग कर्म करिए, कर्म पर ही सब चीज़ निर्धारित है। कर्म करोगे तभी नाम होगा आपका, आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा, अच्छे काम करो, नाम अपने आप हो जाएगा। बाय बाय दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना दोस्तों। बाय बाय।